तो दोस्तों एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जी हां दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्लास जो है 6 है, यानी कि इससे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्लास आपको दे चुका हूं। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लंबा चैप्टर है तो लंबा जा रही है वीडियो, ठीक है। इसके बाद जो है खत्म होते ही न्यू चैप्टर शुरू किया जाएगा, उससे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्या कीजिए कि वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बहुत मायने रखता है। ये सभी जो क्वेश्चन सेट करके मैं लाया हूं वो आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और पेन और कॉपी लेकर के क्वेश्चन और ऑप्शन जो भी आएगा मैं जो बता रहा हूं उसे नोट्स करते चलिएगा और एक नोट तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दोस्त, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है इसमें कि विद्युत स्विच को किसमें लगाया जाता है। जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसको किसमें लगाया जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कैसे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि लाइव तार से, दूसरा न्यूट्रल तार से, तीसरा भू संपर्क यानी अर्थिंग वाली वायर से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त किससे कनेक्ट किया जाता है ये इलेक्ट्रिक स्विच, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक स्विच दो ही तार से कनेक्ट किया जा सकता है। एक तो आपको जैसा कि पता है कि गर्म और ठंडा तार होता है। गर्म तार किससे कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि करंट प्रवाहित होते रहता है, ठीक है। तो आपको पहले हम ऑप्शन बता देते हैं, फिर इसके बाद डिस्क्राइब करके भी समझा देते हैं। क्या है कि ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना कि लाइव तार से, तो स्विच को क्या किया जाता है कि लाइव तार से कनेक्ट किया जाता है। बताते हैं कैसे कनेक्ट किया जाता है। देख लीजिए, ये स्विच का एक जो है क्या सर्किट का एक जो है डायग्राम है। इसमें क्या है कि कनेक्ट किया जाता है स्विच को, किससे, लाइव तार से। लाइव तार कहने का मतलब तार दो तरह का होता है, एक गर्म और ठंडा। पता है गर्म तार किसको कहा जाता है, जिसमें करंट आती हो, करंट फॉलो होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वायर उसको बोलते हैं। समझ रहे हैं। इसमें क्या कीजिएगा, जब टेस्टर लगाइएगा तो टेस्टर का जो बल्ब होता है वो जलने लगता है, ठीक है। ठंडा तार किसको कहा जाता है, तो नेगेटिव वायर को कहा जाता है, ठीक है, जो क्या करता है कि स्विच को गर्म तार से जोड़ने का हम लोग क्या करते हैं कि काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, गर्म तार से, गर्म तार कहने का मतलब लाइव तार से। तो स्विच को किससे कनेक्ट करते हैं, एक लाइव वायर से, जिसमें क्या होता है कि करंट आते रहता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब स्विच की ही बात नहीं करते हैं, हम आपको आगे भी बताते हैं। ये हो गया फ्यूज। फ्यूज का जो आप देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि फ्यूज को किस तार से कनेक्ट किया जाता है। तो फ्यूज को जैसे हम स्विच को कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से क्या होता है कि फ्यूज को भी कनेक्ट करते हैं, यानी फ्यूज को भी लाइव तार से ही कनेक्ट करते हैं। लाइव तार यानी कि गर्म तार जिससे करंट आती है। तो दोनों को, स्विच और फ्यूज, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी इंडिकेटर भी आता है, तो इंडिकेटर जो होता है उसको भी मेन लाइन से यानी कि गर्म तार यानी कि लाइव तार से कनेक्ट करते हैं। तीन चीजों को ध्यान रखिएगा, एक स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये तीनों को क्या करते हैं कि लाइव तार से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तीनों में से कोई एक दिया जा सकता है। वैसे ये जेईई के पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्या होता है कि आरआरबी एग्जाम में रोटेट करता है क्वेश्चन, तो हो सकता है कि जेईई में पूछा गया है, आपके टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा जा सके, या एनटीपीसी वाले एग्जाम में, या आने वाली जो ग्रुप डी है उसमें भी पूछी जा सकती है। तो कोई नहीं, इसलिए जानना जरूरी है। हम सिर्फ स्विच के बारे में ही क्यों जाने, जो मेन वायर होता है किस किस से कनेक्ट होता है ये हमें जानना है। तो वो चीजें है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट क्लिक करके चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि विद्युत मोटर किसमें रूपांतरित होता है, मतलब रूपांतरित करता है। ये ध्यान रखिए है, तो विद्युत मोटर जो है किस एनर्जी को लेकर के किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये मुझे समझना है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। हम सिर्फ विद्युत मोटर की ही बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो जो कन्वर्ट करता है, किसमें किसको लेके कन्वर्ट करता है, सबकी बात करेंगे। पहले विद्युत मोटर का हम क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि किसमें कौन कन्वर्ट करता है। वैसे जो लोग पढ़े होंगे वो थोड़ा बहुत अनुमान लगा करके टिक मार सकते हैं ऑप्शन को कि किसमें क्या कनेक्ट होता है। ध्यान रखिए, बताते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपका देख लीजिए, ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि विद्युत मोटर जो होता है क्या करता है कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा को लेकर के यानी विद्युत ऊर्जा को लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ये भी समझ लीजिए।
तो देख लीजिए, ये विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर है, ये क्या करता है, जब हम क्या करते हैं, घर में भी मोटर लगा होता है, ये सब देखे हैं, या पंखे में मोटर होता है, कूलर में मोटर होता है, सभी जगह लगभग मोटर होता है। तो ये क्या करता है, इसमें हम बिजली सप्लाई करते हैं। बिजली सप्लाई करते हैं तो ये बाहर हमें क्या देता है, वैसी चीजें देता है निकाल करके जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब ये चीजें जब कोई इलेक्ट्रिक से यानी विद्युत से निकाल करके हमें दे तो वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, तो मोटर क्या करता है, मोटर को अगर हम सप्लाई, जैसे कि मान लीजिए पानी निकालने वाली मोटर, तो पानी निकालने वाली ये मोटर है, जब इसमें हम विद्युत सप्लाई करेंगे तो पानी निकाल के देगी। पानी को हम छू तो सकते हैं, तो ये मैकेनिकल चीज हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दे दिया। हो सकता है कि मोटर आपके फैन में भी लगा होता है, तो फैन में क्या विद्युत ऊर्जा सप्लाई करते हैं ना पंखा में, तो ये पंखा में क्या करते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, विद्युत सप्लाई करते हैं, तो ये हमें हवा देता है। तो हवा तो महसूस करते हैं ना, तो ये भी क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये भी यांत्रिक ऊर्जा हो गया। उसके बाद देख लीजिए, ये कूलर हो गया। कूलर में भी मोटर होता है, इसमें भी क्या करते हैं कि हम विद्युत सप्लाई करते हैं। तो विद्युत सप्लाई करते तो हवा देता है, हमें महसूस तो होता है ना। तो ये भी क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल को यानी कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ध्यान रखिए, वैसी चीजें जिसको हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, अब वैसी चीजें हमें निकाल करके देता है जो हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो चीजें क्या होती है कि जो है यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब समझ लीजिए, सिर्फ हम मोटर की ही बात नहीं करते हैं, और भी बताते हैं आपको। क्वेश्चन दे सकता है आपको, क्वेश्चन दे सकता है कि डायनमो की बात कर लेते हैं। सपोज दैट डायनमो तो देखिए होइएगा, पहले के समय में साइकिल में लगा होता था डायनमो। जब साइकिल चलती थी तो डायनमो नचता था। उसके बाद नचने से क्या होता था कि वो रोशनी, बल्ब जो साइकिल में लगा होता था वो जल उठता था, यानी इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता था। क्या करता था, हम लोग उसको डायनमो को नचाते थे। तो नचाने यानी कि उसमें शक्ति लगती थी, ऊर्जा लगता था, तब वो नचता था। तो यांत्रिक को वो क्या करता था कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता था। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है डायनमो कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह की बात कर लेते हैं जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है, ये भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जनरेटर का एक कुंडली होता है जिसको क्या करते हैं, हैंडल से नचाते हैं, नचलेगा, उसके बाद वो नचना शुरू करता है। तो अंदर से क्या करता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई करके बाहर हमें देता है ये। ठीक है, अंदर उसके मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें वो रोटेट करता है। ये उसका डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये हम सिर्फ ऊर्जा बता रहे हैं कि किसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए, तो उसके बाद डायनमो की बात बता ही दिए हैं आपको। सौर ऊर्जा की बात बताते हैं। सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल क्या करता है, धूप में रख देते हैं तो वो सूर्य से प्रकाश लेकर के क्या करता है, घर में बैटरी को चार्ज करके ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिक के रूप में हमें सप्लाई करता है। तो ये सोलर क्या करता है कि सौर ऊर्जा को लेकर के क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। सोलर दे सकता है किसी से भी, सारे कन्वर्ट करने वाली बात बता देते हैं। जैसे कि ये बैटरी हो गया, बैटरी क्या करता है, बैटरी को तो हम कहीं बाहर से कुछ सप्लाई नहीं करते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 वायर अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये बल्ब जलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कैसे होता है समझिए इस चीज को। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा निकलती है। रासायनिक ऊर्जा निकाल करके ही क्या करती है कि यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, यानी कि बैटरी सेल जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो ये सभी चीजें हैं जो कन्वर्ट करने वाली है और इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान में रखिएगा, किसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पकड़ में आएगा, क्वेश्चन एक ना एक डाल देता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको ले करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में क्या है कि विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, यानी विद्युत मोटर नहीं लगा होता है। क्या क्या दे दिया है तो देख लीजिए, दे दिया है पंखा, दे दिया है विद्युत मिक्सर, दे दिया है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर दे दिया है, कंप्यूटर दे दिया है। दोस्त किसमें विद्युत मोटर नहीं लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो आपका दिया हुआ ही है कि विद्युत पंखा, कंप्यूटर, उसके बाद जो है विद्युत मिक्सर, गैल्वेनोमीटर। दोस्त किसमें मोटर नहीं होता है ये मुझे बताना है। तो समझ लीजिए इसमें मोटर किसमें नहीं होता है। पंखा देखते हैं, पंखा बिना मोटर का तो चल नहीं सकता है, चाहे वो कूलर का पंखा हो, चाहे जो सेलिंग फैन हो, चाहे स्टैंड फैन हो, कोई भी फैन हो उसमें मोटर लगता ही है। तो ये तो फर्स्ट नंबर होगा नहीं, फर्स्ट नंबर मतलब मोटर तो लगा है ही। उसके बाद जो है सेकेंड कंप्यूटर, कंप्यूटर में मोटर होता है, पता कीजिए कि कंप्यूटर में मोटर होता है या नहीं, जोर डालिए।
जी हाँ, कंप्यूटर में क्या होता है कि मोटर होता है। अब कहाँ होता है ये समझ लीजिए। कंप्यूटर में मोटर कहाँ लगा होता है, तो उसका मदरबोर्ड होता है, उसमें एक फैन छोटा सा लगा होता है, ठीक है, हीट सिंक करने के लिए लगा होता है, कि उसमें गर्मी यानी कि उष्मा को बाहर निकाल के फेंकने के लिए काम करता है, एक एग्जॉस्ट फैन की तरह, ठीक है। तो उसमें भी मोटर लगा होता है, बिना मोटर का वो छोटा सा जो है नहीं चलता है, या लैपटॉप भी हो उसमें भी फैन लगा होता है। अब समझ लीजिए कि विद्युत मिक्सर, मिक्सर तो होता है बिना मिक्सर जो है बिना मोटर का चलेगा ही नहीं। तो दोस्त मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि मोटर नहीं लगा होता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है ये समझ लीजिए, दिखाते हैं आपको। ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या करता है कि विद्युत धारा जो होती है उसको पहचानने का काम ये गैल्वेनोमीटर करता है, ठीक है। ये सर्किट में लगाते हैं, या जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। वो विद्युत परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है नहीं हो रहा है ये इंडिकेट करता है गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या होता है कि कोई मोटर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या करता है कि काम करता है, ठीक है। धारा प्रवाहित होगा तो इसका इंडिकेशन हिलेगा डोलेगा जो है ऊपर नीचे करेगा, ये चीजें होता है। लेकिन धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे ये डाउन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग स्टेबलाइजर में भी देखे होइएगा, वोल्ट लिखा होता है ना, उस पर कांटा होता है, तो वो करंट आता है तो ऐसे हो जाता है, अप हो जाता है, करंट जाता है डाउन हो जाता है, ठीक उसी तरह का ये इंडिकेटर भी होता है गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसमें मोटर वोटर नहीं लगा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने के लिए चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो विद्युत जनरेटर को किस क्षेत्र में घुमाने के लिए किस ऊर्जा की जरूरत होती है ये मुझे बताना है जनरेटर में। तो ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझा भी देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि विद्युत, ठीक है, विद्युत को मतलब विद्युत की जरूरत होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। दूसरा मतलब विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए होता है, ये कहा जा रहा है। दूसरा आपको दे दिया है कि विद्युत और जो है यांत्रिक, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दूसरा दे दिया है, तीसरा दे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत होती है। या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए क्या है कि विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिए, जनरेटर क्या होता है कि जनरेटर ऐसे नहीं चलता है, उसमें क्या होता है कि हैंडल मारा जाता है। दिखा देते हैं, ऑप्शन पहले बता देते हैं फिर आपको हम समझा भी देते हैं। ध्यान रखिए कि ऑप्शन इसमें जो होगा वो मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए क्या किया जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा की हमें जरूरत होती है। समझ लीजिए इसको कि कैसे जरूरत होती है। ये जनरेटर है, देख लीजिए जनरेटर में ये जो लंबा सा निकला हुआ कुंडली, इसी में क्या किया जाता है कि हैंडल लगाया जाता है। हैंडल लगा के पहले क्या किया जाता है कि उसको हैंडल से उसको कुंडली को क्या होता है घुमाया जाता है। तो वो घूमता कहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि इसको घुमाया जाता है। तो एक बार कस के घुमा देते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि घूम जाता है, उसके बाद लगातार ये ऑटोमेटिक घूमते रहता है। तो हमें किस चीज की जरूरत हो गई इस चीजें, तो विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए हम तो हाथ से काम किए ना, यानी यांत्रिक ऊर्जा दी है इसमें, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता हुई, ठीक है। इसलिए सी नंबर मेरा ऑप्शन सही था कि विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है जो इंपॉर्टेंट है, कहता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। जैसा कि इससे पहले हम बता भी दिए थे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, बहुत सारा कन्वर्ट करने वाला बता दिए, पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि वोल्ट मीटर, दूसरा दे दिया है कि आमीटर, तीसरा दे दिया है आपको कि प्रतिरोध, चौथा दे दिया है इसमें वोल्टेज सेल। जी हाँ, सेल मतलब बैटरी। तो आपको पता है कि बैटरी क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा, कहने वाली बात नहीं, समझा तो दिए ही है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा वोल्टेज सेल, ठीक है। तो इसको फोर्थ नंबर को मार दीजिएगा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत कार्य की दर, ठीक है, अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका है, आपको घुमा के दे दिया है, एक नए तरीका से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि इकाई समय में की गई कार्य को क्या कहते हैं, ये परिभाषा नहीं दिया है। ये नया तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि विद्युत कार्य
की दर अथवा क्या है कि विद्युत ऊर्जा व्यय करने की दर को क्या कहते हैं। तो ये डिफिनीशन जो होता है दोस्त, ये होता है शक्ति का ही। ठीक है, जेई के एग्जाम में पूछा गया था, स्वाभाविक है कि घुमा के ही देगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आप में रिपीट भी कर दे, तो एक नया तरीका है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर ऑप्शन इसलिए शक्ति करेक्ट होगा कि शक्ति का परिभाषा क्या होता है, या शक्ति का फॉर्मूला ले लेते हैं, उसी पे आपको समझाते हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, W/T। W/T, टी नीचे है, टी कहने का मतलब क्या होता है कि इकाई समय में, W कार्य है, तो इकाई समय में की गई कार्य या खपत, कार्य करने में जो ऊर्जा खपत हुई उसी को क्या कहते हैं कि शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से डिनोटेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये नया तरीका है क्वेश्चन पूछने का, तो इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं, आपको घुमा सकता है, घूमना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि उपयोग, हाँ उद्योगों दे दिया है कि उद्योगों और जो है आपको वाणिज्य प्रतिष्ठानों में क्या होता है कि उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा आमतौर पर डैश पर दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। जो एनर्जी हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं या किसी भी चले जाइए कहीं भी बड़े बड़े जो उद्योगों में चले जाइए, उस सभी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज्यादा उसका खपत होता है ना। जब फैक्ट्री या बहुत सारे उद्योग चलते हैं तो उसमें बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, तो उस सब में क्या होता है कि एनर्जी क्या होता है कि उत्पन्न ज्यादा, मतलब खपत ज्यादा होता है। तो उसको आमतौर पर वैज्ञानिक व्यापारिक रूप में हम उसको वाणिज्य के रूप में क्या करते हैं कि उसको हम काउंट करते हैं, कितने वाट का लगा हुआ या कितने वाट घंटा चला मशीन, ये चीजें कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये किलोवाट घंटा होगा, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं। तो उसको हम लोग यूनिट में नहीं वहां पे देखते हैं, बस इतना देखते हैं कि कितना वाट घंटा ये चलने की मशीन है, तो ये चीजें देखा जाता है। अपने यहाँ क्या है, घर में लगे होते हैं तो चलो ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट उठ गया है, तो वो चीजें हम लोग जो है क्या करते हैं कि कर लेते हैं। अब समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि 1 किलोवाट घंटा कहने का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है पता है ना आपको, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि 1 यूनिट में जो होता है दोस्त 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जूल के तापन प्रभाव यानी कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, के कारण उत्पन्न उष्मा H होती है तो डैश अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि किसके समानुपाती होती है, H जो होती है सो। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, तो H किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया है इसमें कि धारा के घन के, घन मतलब समझिएगा, बता देंगे हमको। धारा के घन का, घन मतलब होता है कि धारा को इंडिकेट किससे करते हैं, I से करते हैं। घन करने मतलब कि पावर 3 यानी कि Q, IQ, ठीक है उसका। या दूसरा नंबर दे दिया है धारा के वर्गमूल, वर्गमूल करने का क्या मतलब होता है कि रूट अंडर में जो है धारा I होना चाहिए, ये होता है। या तीसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि धारा के घनमूल, घनमूल मतलब कि रूट अंडर में घनमूल जो होता है 3 जो होता है, जो घन हटाते हैं तो पावर में 1/3 देते हैं, ये वर्गमूल में रूट हटाते हैं तो 1/2 देते हैं, ये ध्यान रखिएगा ये। या चौथा दे दिया है कि धारा के वर्ग, वर्ग मतलब कि स्क्वायर देते हैं पावर में धारा का। तो जूल के तापन का प्रभाव जो है, जिसका उष्मा जो है H है, तो वो किसके समानुपाती है, ये होता है। अगर आप जूल्स लॉ पढ़े होइएगा तो उसमें आपको क्या होता है कि H जो समानुपाती होती है वो किसकी होती है, तो देख लीजिए H समानुपाती होती है I² की, उसके बाद H समानुपाती होती है R की, उसके बाद H समानुपाती होती है T की, ठीक है, ये तीनों के समानुपाती होती है। ऑप्शन में हमको धारा का रहा है मतलब कि करंट का मान का रहा है, तो स्क्वायर के बराबर होता है, यानी फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, जूल्स नियम पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में दे दिया आपको कि उपभोक्त विद्युत ऊर्जा डैश कहलाती है। देखिए ये भी एक नया तरीका है पूछने का, क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया है, पूछने का नया तरीका है। या दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, मतलब दर कहने का मतलब कि प्रत्येक सेकेंड ऊर्जा क्षय हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे। या ऊपर दे दिया है कि ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में जो खपत होती है वो क्या कहलाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या है कि प्रति इकाई समय में खपत ऊर्जा, या ऊर्जा कब खपत होगी, जब आप
कार्य कीजिएगा, कोई काम कीजिएगा तभी एनर्जी खपत होगी। तो प्रति इकाई समय में अगर काम कर रहे हैं आप तो आपकी ऊर्जा खपत हो रही है, या उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, शक्ति। P बराबर जो है W/T, ये तो पता है, बता रहे हैं शक्ति का मतलब क्या, इकाई समय में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा खपत हो रही है, तो उसी को दर को हम लोग क्या कहते हैं कि शक्ति कहते हैं। समझ लीजिए इस चीज को। एक नया तरीका है ये सब पूछने का, गुमराह करने का एक नया तरीका है, लेकिन होना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि P, V, R और I के बीच निम्नलिखित में संबंध क्या होगा, ये हमें बताना है। देख लीजिए, कई बार पूछा भी गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन बताते हैं फिर आपको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि P बराबर जो है V² होता है, या P बराबर जो है I² होता है, या थर्ड नंबर आपको दे दिया है कि P बराबर जो है V² होता है, या चौथा दे दिया है कि P बराबर VI/R² होता है। दोस्त क्या होता है समझिए इसको। तो P भी R और I के बीच हमको क्या करना है, संबंध निकालना है। ठीक है, तो हम पहले संबंध निकालते हैं, फिर ऑप्शन उसी हिसाब से मार देते हैं। देखिए तो P क्या होता है कि P तो शक्ति होता है, ये तो सारे ऑप्शन में दे रखा है P शक्ति होता है। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, P बराबर W/T होता है। ठीक है, W/T होता है। W का फॉर्मूला क्या होता है, W का फॉर्मूला होता है Q × V होता है, कार्य। ठीक है, Q × V। अब बटे में आपका क्या है कि T है तो T रखिए। अब देखिए इसमें क्या होता है आपको कि Q बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, Q बराबर I × T होता है। ठीक है, हीट में ही पढ़ना है। Q बराबर हीट नहीं, वो हाँ वो इलेक्ट्रिसिटी में ही, करंट में पढ़ना है। आवेश, आवेश किसको कहते हैं, तो वो जो है I × T होता है। मतलब कहने का मतलब कि धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। तो वो चीज है। तो Q बराबर फॉर्मूला हो गया। इसके बाद रख दिए, रखने के बाद क्या होगा, उसके बाद V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये जान लीजिए, V बराबर I × R होता है ओम्स लॉ से। V बराबर IR होता है। अब उसके जगह पे रख दीजिएगा तो आपका निकल के क्या आएगा, निकल के आएगा P बराबर, जब गुणा कीजिएगा तो P बराबर आपका आएगा I² × R। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा है, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं इसको एक गणितीय विधि से। ठीक है, तो पूछ सकता है, ये देता है कभी कभी रिलेशन निकालने के लिए, अब दिया भी गया है तो इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि H यानी कि ऊष्मा, I मतलब धारा और R मतलब प्रतिरोध और T मतलब समय के बीच आपको संबंध निकालना है। मतलब कि HIRT के बीच संबंध निकालना है। ठीक है, तो ये भी जूल्स का ही लॉ है। जैसा कि जूल्स लॉ अगर पढ़े हैं तो आप मार सकते हैं, या दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन ये दे सकता है कि विद्युत धारा, ठीक है, द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ऊष्मा का सूत्र बताना है, या उसके बीच जो है क्या करना है कि संबंध बता देना है। पूछा गया है क्वेश्चन, हो सकता है कि रिपीट भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, पहला नंबर ऑप्शन आपको दे दिया है कि H बराबर IR² होता है, या दूसरा H बराबर IRT² होता है। तीसरा आपको दे दिया है कि H बराबर I² होता है, और चौथा दे दिया आपको कि H बराबर I² होता है। तो ध्यान रखिए, हम जूल्स लॉ के हिसाब से चलते हैं, फिर इसमें ऑप्शन बताते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, जूल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है कि H समानुपाती I² के होता है, फिर H समानुपाती R के होता है, H समानुपाती जो होता है वो T के होता है। जब तीनों को लीजिएगा तो H जो है समानुपाती, जो है सबको एक साथ कीजिएगा तो H समानुपाती क्या होगा कि I² R × T होता है। समानुपाती का ची हटाते कोई नियतांक देते हैं तो K जोड़ दीजिए, K का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I² RT होगा। तो ये ऑप्शन में मेरा H बराबर I² RT कौन सा होगा ये देखना है। तो ये सी नंबर मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है कि सही है, H बराबर I² RT। तो ऐसे क्या है कि दे सकता है संबंध निकालने के लिए, इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दे दिया है। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होता है ये बताना है। एक अश्व शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक अश्व शक्ति जो होता है दोस्त, इसमें देख लीजिए ऑप्शन जो है होगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा कि 746 वाट के बराबर होता है। जूल मत जाइएगा, किलो वाट मत जाइएगा, या सेकेंड में मत जाइएगा, जाना किसमें, वाट में जाना है। W से इंडिकेट करते हैं वाट को। तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है। ठीक है,
यानी 1 HP हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, ठीक है। हॉर्स पावर, मोटर उटर जब जाइएगा, जो पानी निकालने वाली मोटर उटर होती है वो हॉर्स पावर में होती है। कितने हॉर्स पावर की है, हाफ हॉर्स पावर, 1 HP। तो HP में वो लिखा होता है, मतलब हॉर्स पावर, उसकी एक शक्ति होती है, पावर होती है, तो वो हॉर्स पावर में इंडिकेट करती है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक, ठीक है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है ये बताना है। मतलब जिस कंडक्टर में सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है वह कंडक्टर क्या कहलाता है, पूछा गया है। देख लीजिए एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 18 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट भी किया जा सकता है आपको टेक्नीशियन में, तो इसको ध्यान में रखना है। ध्यान रखिए, आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि चालक कहते हैं, दूसरा विद्युत रोधी कहते हैं, तीसरा दे दिया है कि प्रतिरोधक कहते हैं, या चौथा अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिसमें क्या हो कि सबसे अधिक प्रतिरोध होता है उस चालक को क्या कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी पदार्थ को 0 डिग्री केल्विन पर अगर ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है कि 0 प्रतिरोधकता उसका जो इंडिकेट करता है। और इस गुण को हम लोग अति चालक कहते हैं। अति चालक कहने का मतलब क्या, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और इस सुपर कंडक्टिविटी वाले जो कंडक्टर होते हैं उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये होगा मेरा थर्ड नंबर की प्रतिरोधक, ठीक है। क्या है कि प्रतिरोधक होगा। तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले को, चालक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध क्या किया जाए कि आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा। जी हाँ, ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय प्रभाव कहता है तो जूल्स लॉ के हिसाब से हम लोग फार्मूला पे चलते हैं, फिर आपको ऑप्शन बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी प्रतिरोध मतलब क्या, R बराबर जो है R/2 ले लेते हैं, आधा कर दिए उसको। अब जूल्स लॉ के हिसाब से चलते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ के हिसाब से H बराबर क्या होता है कि I² RT होता है। तो H बराबर I² R के जगह पे R/2 रखिए, T रखिए। अब 2 जो होगा H में जाकर के गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2H बराबर I² RT। मतलब I² RT तो हीट का है ही ये फॉर्मूला जूल्स लॉ का, लेकिन जाके कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया। तो ऑप्शन में मेरा क्या होगा, देख लीजिए 2 गुना अगर कहीं है तो मार दीजिए। सेकेंड नंबर में मेरा क्या है कि 2 गुना दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, कहता है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होती है किसके। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध जो है किसके समानुपाती होती है। तो प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है पहले ये जान लीजिए। तो प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होती है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं फिर समझा देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, प्रतिरोध जो होगा वो सीधे समानुपाती किसके होगा, लंबाई के होगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लंबाई के समानुपाती। अब समझ लीजिए कि किस किस के समानुपाती होती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध जो होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है कि समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर प्रतिरोध जो होती है वो समानुपाती होती है लंबाई के। ठीक है, यानी लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके क्षेत्रफल की। किसी भी क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंडक्टर का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर क्षेत्रफल क्या किया जाए कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपको कि विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है और यह डैश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करती है। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है और किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, दोनों मिला के दे दिया। अगर आपको सीधा दे देता है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है तो ऐसे मार देते। ठीक है, क्योंकि बता दिए आपको, लेकिन इसमें अब दे दिया कि किस सिद्धांत पे काम करती है ये बताना है।
तो ध्यान रखिएगा विद्युत मोटर जो है दोस्त वो काम करती है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। क्या ये करती है? दूसरा दे दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पे काम करती है और यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये करती है। या फ्लेमिंग के दे दिया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पे काम करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। चौथा इसमें दे दिया है आपको कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत यानी नियम पे काम करती है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। पहले तो देख लेते हैं कि किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। तो मोटर जो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, चौथा नंबर तो छोड़िए दीजिए क्योंकि इसमें यह है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा दे दिया है, तो मोटर ये करता ही नहीं है। पहला नंबर देख लीजिए, ये विद्युत मोटर दिया हुआ है और तीसरा में विद्युत दे दिया है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दे दिया है। पहला और तीसरा, या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा, समझ लीजिए इस चीज को। ऑप्शन हम इसे पहले छाट दिए दूगो। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है विद्युत मोटर जो है, और वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसलिए थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। समझ लीजिए इस चीज को, लेफ्ट हैंड पे काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, ठीक है, विद्युत परिपथ में क्या करता है कि विद्युत धारा पता लगाने का काम करता है। इससे पहले हम क्वेश्चन आपको समझा रखे हैं, ऑप्शन उसी पे आ चुका है, क्वेश्चन भी उसी पे है, पूछा गया है, ये रिपीट कर दिया ना क्वेश्चन। तो देख लीजिए ऐसे ही क्या होता है कि रिपीट करता है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा क्या होता है कि घुमा देता है। तो हमें घूमना नहीं है, चलना है। कभी ऑप्शन पे क्वेश्चन बना देता है, कभी क्वेश्चन को ऑप्शन बना देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें सभी तरह से क्या करना है कि उसको पकड़ना है। तो इसमें क्या विद्युत धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आपको हम बता ही दिए हैं। वो भी किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। पता कौन लगाता है? तो ये गैल्वेनोमीटर पता लगाता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि सही होगा। आप समझ लीजिए कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता भी देते हैं। गैल्वेनोमीटर आपको पता है कि किसी परिपथ में क्या होता है कि उपस्थित धारा का सिर्फ पता लगाने के लिए काम में लेते हैं। आमीटर जो होता है, आमीटर का क्या काम करता है? वो विद्युत परिपथ में क्या होता है कि एम्पियर मापने का काम करता है कि कितने एम्पियर की धारा जो प्रवाहित होती है। ठीक है, आमीटर ये काम करता है, एम्पियर मापने का काम करता है। एम्पियर मापने का कह सकते हैं कि यंत्र भी होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्या होता है कि विभवांतर मापने का काम करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है, या वोल्टेज मेजर करने का काम करता है कि कितना वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है दो बिंदुओं के बीच में। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रोमीटर जो है विद्युत आवेश मापने का काम करता है। समझ लीजिए, ये सभी चार्ट दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, ये सभी चार्ट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसको छोड़िए मत, शुरू से अंत के वीडियो को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक जनरेटर रूपांतरित करता है, क्या करता है एक जनरेटर? आपको इससे पहले भी बता दिए थे, जो रूपांतरित होता है किसको किस में कन्वर्ट करता है, उसी के बारे में है। तो जनरेटर के बारे में है, तो जनरेटर को कुंडली को घुमाते हैं तभी तो विद्युत देते हैं। शादी ब्याह में क्या होता है, जनरेटर तो आता है ना, तो वो क्या करते हैं, जनरेटर को घुमाते हैं कुंडली को, वो उसके अंदर क्या चुंबकीय क्षेत्र में वो कुंडली घूमता है, उसके बाद क्या करता है वो विद्युत ऊर्जा आउटपुट के रूप में हमें बाहर निकाल करके देता है। फिर बल्ब फैन उन हम चलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए, पूछा गया है और रिपीट भी किया गया है एनटीपीसी वाले एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि विद्युत धारा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। जी हाँ, पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसमें विद्युत धारा मापने के लिए कह रहा है, ना कि पता लगाने के लिए। पता लगाने के लिए कहता तो हम इसमें क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर मार देते, लेकिन पता लगाने के लिए नहीं कह रहा है, इसमें विद्युत धारा मापने के लिए कह रहा है। तो विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा एम्पियर के रूप में मापते हैं। एम्पियर को किससे मापते हैं? तो आमीटर से मापते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। विद्युत क्या है, आमीटर को आमीटर में मापते हैं ना एम्पियर को, तो वो हो गया, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन या 20वां क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण में क्या किया जाता है कि नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है?
या आपको क्वेश्चन दे सकता है कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें पूछ दिया है कि क्यों किया जाता है, ठीक है, तो घुमा दिया ना ये सवाल। तो बहुत जगह आप पढ़िएगा बुक में, चाहे बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब उसमें आपको दिया हुआ रहता है कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है, तो आप ऑप्शन लेके चलते हैं कि नाइक्रोम नाइक्रोम नाइक्रोम, लेकिन अब क्यों यूज किया जाता है ये भी जान लीजिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिया रहा है, आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसमें क्या होगा कि 4th नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा। ये क्या करता है, नाइक्रोम की जो तार होती है दोस्त, वो क्या होता है कि काफी हाई इसकी रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता जो होता है उसका काफी हाई होता है, और गलनांक, गलने की क्षमता जो तार की होती है वो भी हाई होती है। काफी हाई टेम्परेचर आने के बाद ही गलेगा ये, ठीक है। अगर कम गलनांक होता तो क्या होता, हीट होता और गल जाता, लेकिन गलता तो फिर चूल्हे के रूप में क्यों इस्तेमाल करते, जो बार बार टूट जाता, हमें बार बार उसको रिपेयर कराना पड़ता, तब तो वो सही नहीं होता। फ्यूज को जो लगाते हैं, समझ लीजिए, फ्यूज को जो लगाते हैं उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, कम गलनांक होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होता है, कम गलनांक होता है फ्यूज के लिए। इसलिए क्या होता है कि ज्यादा गर्म होता है तो वो क्या होता है, गर्म होकर के टूट जाता है फ्यूज, तो फ्यूज को वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे है इलेक्ट्रिक हीटर में, या आयरन जो कहा जाता है, आयरन में भी उसका प्रतिरोध क्या होता है कि ज्यादा होता है, गलनांक भी ज्यादा होता है, गलनांक, गलने की क्षमता ज्यादा होता है, ज्यादा हीट होगा तभी गलेगा, वरना ऐसे नहीं गलेगा। इसलिए क्या है कि 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्त ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा का नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप क्या कीजिए कि प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है दोस्त। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है 34वां सेट है। 34वां सेट कहने का मतलब प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन दिया गया था, और 34 सेट है तो 34 से गुणा कर दीजिए, 20 में कितना आ जाएगा, 680 क्वेश्चन अभी तक प्रोवाइड करा दिए हैं। फिजिक्स, बहुत लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री कब आएगा, बायोलॉजी कब आएगा, तो दोस्त पहले समझ लीजिए कि पहले फिजिक्स को पहले हम कवर कर लेते हैं, फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन डाले जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए फिजिक्स को पहले खत्म कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये केमिस्ट्री पे आएंगे, बायोलॉजी को खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स से आपको जो है जितने भी पढ़ाए वो सबका पीडीएफ में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। तो चलिए, अगर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।